मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो गाइज, हम लास्ट क्लास में हमने बात की थी अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और हमने कॉम्बिनेशंस देखे थे सेल्स के सीरीज में और पैरेलल में किस तरह से हम उसको इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हैं और इक्विवेलेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? चलिए आज हम बढ़ते हैं हमारे नए टॉपिक पर। हमारा जो नया टॉपिक है आज, ठीक है, वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, देखिए किरचॉफ लॉ भी बोलते हैं इसको और किरचॉफ्स लॉ भी बोलते हैं, अपना अपना वोकैबुलरी है। ठीक है, देखिए किरचॉफ्स लॉ जो है ये बेसिकली क्या है, ये एक साइंटिस्ट थे रोमानोव किरचॉफ, उन्होंने एक दो लॉ दिए थे टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या दिया था, दो लॉज दिए थे। ठीक है, इन्होंने दो लॉ दिए हैं वो कौन कौन से हैं। इनका फर्स्ट लॉ जो है गाइस वो है किरचॉफ्स करंट लॉ। इनका जो फर्स्ट लॉ है इसे कहा जाता है किरचॉफ्स करंट लॉ, और वी कैन से केसीएल। और जो सेकंड लॉ है यहां पर उसको कहा जाता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ विच इज ऑल्सो नोन एज केवीएल। तो दो तरह के लॉ, दो लॉज दिए थे इन्होंने, केसीएल और केवीएल। ये लॉ क्यों दिए थे? टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का मतलब क्या है? टू सॉल्व लॉज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब क्या होता है? देखिए, टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट। कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब ऐसा सर्किट जिसके अंदर दो सेल्स या दो बैटरीज कनेक्ट हो, और जिस सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, करंट की वैल्यू और ईएमएफ की वैल्यू हम नॉर्मल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस अप्लाई करके सॉल्व ना कर पा रहे हो। जैसे कि देखिए इस तरह का एक सर्किट है, यहां पर दो बैटरीज लगी हुई हैं जिनके ईएमएफ की वैल्यू E1 और E2 है। क्लियर? इस तरह का ये सर्किट है। अगर हमें इस सर्किट को सॉल्व करना होगा इस, तो देखिए क्योंकि यहां पर दो बैटरीज हैं तो यहां पर ना ही आप सीरीज कॉम्बिनेशन और ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों ही फेल हो जाते हैं इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। मतलब हमें इस सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो या टोटल करंट कैलकुलेट करनी हो, तो वहां पर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व सच कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट, सॉल्व करने का मतलब क्या है? सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया? To find values of equivalent resistance of circuit. Second, to find current in various branch of circuit to find
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। इस तरह से, मतलब इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने का मतलब क्या है, मैं इस कॉम्प्लेक्स सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूं। मैं हर एक ब्रांच में का मतलब क्या है, सपोज कीजिए यहां से करंट चली I1, यहां से करंट चली I2, यहां पर करंट आ जाएगी I1 प्लस I2, यहां पर करंट वापस डिवाइड होकर क्या हो जाएगी I1 और ये हो जाएगी I2। इस तरह से ब्रांच में करंट्स डिवाइड होगी, क्योंकि ये नोड पॉइंट है। देखिए नोड पॉइंट पर हमने पहले भी बात की थी कि करंट्स जो है वो क्या होती है गाइस, डिवाइड होती हैं। क्लियर। तो अलग अलग ब्रांच में करंट फाइंड करना, अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना, आपके पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये आप सीरीज और पैरेलल जो हमारे क्लासिकल मेथड्स थे अभी तक जो हम 10th क्लास में पढ़ते आ रहे थे, इन मेथड से सॉल्व करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से इस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट किरचॉफ ने दो लॉज दिए। उन लॉज का नाम था किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्लियर। ये इतने सुपरसोनिक लॉज हैं कि इनसे वेरियस कॉम्प्लेक्स सर्किट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इन दोनों लॉज को पढ़ेंगे और कुछ हम इसके क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स पर भी डिस्कशन करेंगे गाइस। हमारी आज की क्लास यहीं इसी पर होगी। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की तरफ। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। किरचॉफ ने दो लॉज दिए हैं, ठीक है, टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब इस तरह के इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या कि वेरियस तीन वैल्यूज आपको तीन अलग अलग चीजें जो है इस सर्किट में कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, जो कि आप सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए आपको केसीएल और केवीएल या फिर दोनों की कंबाइंडली रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। कैसे पड़ेगी इसकी भी चर्चा हम करेंगे। चलिए तो सबसे पहले मैं हेडिंग लगा रहा हूं, देखिए फर्स्ट किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ जिसे हम बोलते हैं केवीएल, सॉरी नॉट केवीएल, इट्स केसीएल। केवीएल तो सेकंड लॉ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा केसीएल। देखिए इसको हम डिफाइन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the algebraic sum of all the current meeting at a node point, according to this law, the algebraic sum of all the currents meeting at a node point is always be zero, क्लियर। ये इसका स्टेटमेंट है। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ algebraic sum of all the currents meeting at a node point is always be zero। कहने का मतलब क्या हुआ, meeting at a node point is always be zero। देखिए इस तरह से नोड पॉइंट जानते हैं आप क्या होता है, जहां पर मोर देन 2 ब्रांचेस ऑफ करंट जो है वो आकर के ज्वाइन होती है, जहां पर एक से ज्यादा ब्रांच, 2 से ज्यादा ब्रांचेस जो है करंट की वो आकर के ज्वाइन होती हैं। ये गाइस, ये जो है आपका, ये क्या है, ये नोड पॉइंट है। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट नोड पॉइंट।
तो ये हमारा नोड पॉइंट हो गया। यहां पर सपोज कर लीजिए ये कुछ रेजिस्टेंस R1, ये R2, R3 और ये R4। अब इस नोड पॉइंट पर वेरियस करंट्स जो है वो इनकमिंग और आउटगोइंग हो सकती है। जैसे I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 जा रही है, I4 भी जा रही है। क्लियर? तो इस नोड पॉइंट पर मीट करने वाली करंट्स कौन कौन सी हो गई? I1, I2, I3 एंड I4। क्लियर? यहां पर देखिए साइन कन्वेंशन होता है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन केसीएल रूल अप्लाई करने के लिए हमेशा इनकमिंग करंट, किसी भी नोड पॉइंट पर इनकमिंग करंट को पॉजिटिव साइन से शो किया जाता है एंड आउटगोइंग करंट को नेगेटिव साइन से शो किया जाता है। क्लियर? किसी भी नोड पॉइंट पर, जिस नोड पॉइंट पर आप केसीएल अप्लाई कर रहे हैं, उस नोड पॉइंट पर आने वाली करंट को पॉजिटिव साइन से शो किया जाता है और जाने वाली करंट को नेगेटिव साइन से शो किया जाता है। गाइस ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस पॉइंट पर, ठीक है, अप्लाई करूं केसीएल, अप्लाइंग केसीएल, अप्लाइंग केसीएल एट नोड, ठीक है, तो ये केसीएल क्या हो जाएगा? देखिए I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। यही था केसीएल। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ नोड पॉइंट इज ऑलवेज बी 0। तो इस नोड पॉइंट पर जितने भी करंट्स हमने मीट करवाई उन सबका सम 0 किया और साइन के साथ में वो वैल्यूज पुट की। कैसे पुट की? साइन के साथ में इनकमिंग करंट को पॉजिटिव साइन देना है, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव साइन देना है। तो इसी स्टेटमेंट को देखिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देयरफॉर I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4। अगर नेगेटिव साइन करंट्स को मैं अपोजिटली ट्रांसफर कर दूं इक्वल टू के अदर साइड में, तो ये हो जाएगा। यहां से एक स्टेटमेंट और बन जाता है। क्लियर? केसीएल, केसीएल का देखिए यहां से एक स्टेटमेंट केसीएल का आपका और बन जाता है। क्या? दैट सिग्मा आई इनकमिंग, इनकमिंग इज इक्वल्स टू सिग्मा आई आउटगोइंग। सिग्मा आई इनकमिंग इज इक्वल्स टू सिग्मा आई आउटगोइंग। देख सकते हैं आप। केसीएल अगर अप्लाई करेंगे तो इनकमिंग करंट सारी की सारी एक साइड में रहेगी और आउटगोइंग करंट सारी की सारी एक साइड में रहेगी। मतलब यहां से एक स्टेटमेंट केसीएल का और बनता है। क्या? that at any node point in an electrical circuit the sum of incoming current is always equal to sum of outgoing current। जितनी भी करंट आपके किसी भी नोड पॉइंट पर आ रही है उतनी की उतनी करंट आपके नोड पॉइंट से वापस जा भी रही है। यह भी हमें केसीएल जो है वो शो करके देता है। देख लीजिए, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। क्लियर? यहां से मैं लिख रहा हूं therefore in other words, दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे? in other words, the sum of incoming currents is always equal to the sum of outgoing currents at any node point, किसी भी नोड पॉइंट पर।
किसी भी नोड पॉइंट पर इनकमिंग करंट्स का जो सम होता है, ठीक है, वो हमेशा इक्वल होगा किसके, आउटगोइंग करंट्स के सम के इक्वल होता है। तो गाइस ये आपका स्टेटमेंट हो जाता है अबाउट KCL, देख सकते हैं आप, देख लीजिए ये KCL हो जाएगा आपका। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ नोड पॉइंट इज ऑलवेज बी जीरो, हमेशा क्या होगा, जीरो। ये इसका एक शिमेटिक एग्जांपल, साइन कन्वेंशंस इसके हमेशा क्या होंगे, इनकमिंग करंट को जब आप एल्जेब्रिकल जीरो कर रहे हैं ना, किसी भी नोड पॉइंट पर सारे करंट्स को जीरो कर रहे हैं, तो आप वहां पर, ठीक है, एल्जेब्रिक सम लगाने के लिए जब आप सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो कर रहे हो, ये साइन कन्वेंशन तब यूज करना है आपको जब आप किसी भी नोड पॉइंट पर टोटल करंट का सम जीरो करना चाहते हैं, तो इनकमिंग करंट को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? यहां से हमें एक टर्म और मिलती है, दैट सिग्मा इनकमिंग, आई इनकमिंग इज इक्वल टू सिग्मा आई आउटगोइंग, आने वाली करंट इक्वल्स टू जाने वाली करंट। ठीक है, तो यहां से हमने एक स्टेटमेंट यहां पर और दे दिया, देख लीजिए अच्छे से। क्लियर? इसी लॉ को देखिए, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस लॉ is also called junction law, junction law। इस लॉ को जंक्शन लॉ भी कहा जाता है गाइस, ठीक है। दूसरी चीज, सेकेंड थिंग इज दिस लॉ is based on the law of conservation, law of conservation of charges, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। दो चीजें इस लॉ के बारे में है कि इस लॉ को, दूसरा इसका जो नाम है वो जंक्शन लॉ है, जंक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है, और दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये जो आपका लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर भी बेस्ड है। क्लियर? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम साइड टू अनदर, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर ये लॉ आपका बेस्ड है, देख लीजिए। चलिए, इस पर अगर कोई प्रॉब्लम देखी जाए तो किस तरह से पूछी जाती है, देखिए इस पर प्रॉब्लम किस तरह से पूछी जाती है केसीएल पर बेस्ड। इस तरह से अलग अलग ब्रांचेस हैं, इसमें I1 आ रही है आपके पास 1.5 एम्पियर, यहां से आ रही है I2 0.5 एम्पियर, I3 कितनी जा रही है मुझे नहीं पता, यहां से आ रहा है 0.5 एम्पियर और यहां पर जा रहा है 1 एम्पियर, इस तरह से। या फिर यहां पर I की वैल्यू कैलकुलेट ही कर लेते हैं ना, यहां पर आपको I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है गाइस। क्या करना है, I की वैल्यू यहां पर आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर? ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इस तरह से ये पूछता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I।
आई की वैल्यू कैलकुलेट, इस ब्रांच में जो करंट जा रही है वो कैलकुलेट करें। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ वेरियस ब्रांचेस हैं करंट की, अलग अलग ब्रांच में करंट कहीं से आ रहे हैं कहीं से जा रहे हैं। तो यहाँ पर नोड पॉइंट्स का पता लगाएं। सबसे पहले एक पॉइंट ये देखेंगे और एक पॉइंट ये देखेंगे। ये आपका ए नोड है और ये आपका बी नोड है। देखिए ये दोनों ही पॉइंट्स क्या है, नोड पॉइंट है। इन नोड पॉइंट पर हम क्या करेंगे, केसीएल लगाएंगे। फॉर नोड ए नोड पर, ए नोड पॉइंट की बात करें तो ए नोड पॉइंट पर अप्लाई केसीएल। ए नोड पॉइंट पर अगर मैं केसीएल अप्लाई करता हूं गाइस, तो ये केसीएल किस तरह से हो जाएगा। देखिए ये केसीएल हो जाएगा आपका आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट क्या होगा, सिग्मा आई इनकमिंग इज इक्वल टू सिग्मा आई आउट गोइंग। क्या हो जाएगा, सिग्मा आई इनकमिंग क्या होगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3। इज इट क्लियर? आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। आने वाली करंट आपकी कौन सी, इस नोड पॉइंट ए पर I1 भी इनकमिंग है, I2 भी इनकमिंग है, तो ये दोनों इस साइड जुड़ेगी, और I3 आपकी आउटगोइंग है तो वो इक्वल टू के इस साइड रहेगी। क्लियर? आने वाली करंट हमें पता है 1.5 प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू I3। तो यहां से I3 की वैल्यू हो जाती है कुछ 2 एम्पियर। I3 की वैल्यू क्या हो जाती है गाइस, 2 एम्पियर। देख सकते हैं आप। क्लियर? तो I3 आ गया। नाउ अब हम बात करते हैं, देखिए दोबारा से, फॉर नोड बी अप्लाई केसीएल। नोड बी पर, ये जो आपका बी नोड है, इस पर आप केसीएल लॉ अप्लाई करें, करंट किरचॉफ करंट लॉ। तो क्या हो जाएगा, देखिए दोबारा से, सिग्मा आई इनकमिंग इज इक्वल टू सिग्मा आई आउटगोइंग। तो इनकमिंग क्या है यहां पर, I3 इज इक्वल्स टू, सॉरी एक इनकमिंग और है 0.5 इज इक्वल्स टू क्या है, I। दिखाई दे रहा है आपको, 0.5 भी अंदर आ रहा है, I3 भी अंदर आ रहा है, तो ये दोनों सेम साइड में रहेंगे और कैपिटल I बाहर जा रहा है। तो I3 कितना हो गया, 2 प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू I। ये हमारे I का आंसर आ गया। ये हमारे I में फ्लो होने वाली करंट हमें मिल गए बाय द हेल्प ऑफ केसीएल। केसीएल हमने अप्लाई किया नोड ए पर और नोड बी पर, तो हमें I की वैल्यू मिल जाती है गाइस 2.5 एम्पियर। देख लीजिए, देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। क्लियर? चलिए, ये आपका क्या हो गया, केसीएल। तो केसीएल का एग्जांपल भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट सेकंड लॉ केवीएल की, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल की बात करते हैं। देखिए केवीएल जो है, ये लो हमेशा एक क्लोज्ड लूप के लिए ही अप्लाई होता है। दिस लॉ ओनली अप्लाइज फॉर अ क्लोज्ड लूप। ये लॉ हमेशा एक क्लोज्ड लूप के लिए अप्लाई होता है। क्लियर? क्या कहता है लॉ, अकॉर्डिंग
to this law, according to this law, in any closed loop और मैश, क्लोज लूप को ही मैश भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन एनी क्लोज लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, the algebraic sum of all the potential difference across each element of the loop is always be zero, देखिए ये इसका स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, in any closed loop of an electric circuit, the algebraic sum of all the potential difference across each element of the loop, ठीक है, is always be zero। algebraic sum, यहां पर भी ध्यान दें, दोबारा वर्ड आ रहा है, देखिए algebraic sum of all the potential difference across each element of the loop is always be zero। क्लियर? क्या मतलब है इसका? देखिए, कहने का मतलब है, इसको एक एग्जाम्पल से देखिए। हमारे पास में सपोज कीजिए एक लूप है, कुछ इस तरह से, यह आपका एक क्लोज लूप है। इस क्लोज लूप में ये सपोज कर लीजिए R1, R2, R3, यहां से कुछ करंट ड्रॉ हो रही है जिसकी वैल्यू है I। ये क्या है? ये आपका एक क्लोज लूप है गाइस, ठीक है। इस क्लोज लूप में आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवर्स करना है। आप चाहे तो क्लॉकवाइज करें, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज करें, डजंट मैटर, दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सकते हैं लूप को, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं पॉइंट ले लेता हूं A, इसे मैं पॉइंट ले लेता हूं B, इसे दे देता हूं C और इसे दे देता हूं D। अगर इस लूप को इस डायरेक्शन में हम ट्रेवर्स करते चले और हर ब्रांच में AB इज वन ब्रांच, BC इज वन ब्रांच, CD इज वन ब्रांच एंड DA इज अनदर ब्रांच, हर ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस का क्या करें? सम करें। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या करें? सम करें। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो जीरो आएगा। वो क्या आएगा? जीरो आएगा। कैसे आएगा? देखिए, यहां से यहां तक चले, ये सपोज कर लीजिए कुछ E है, यहां से यहां तक चले तो आपके पास में पोटेंशियल सम क्या हो जाएगा? E। इन लूप ABCD, A अप्लाई KVL, हम यहां पर क्या कर रहे हैं? KVL अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, सर्टेन A से B तक गए तो A से B ब्रांच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E के बराबर है, यही पोटेंशियल डिफरेंस है E। उसके बाद B से C ब्रांच में गए तो यहां पर करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको यहां I लेना है। B से C ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा -IR1। डायरेक्शन अगेन साइन कन्वेंशन में आपको अभी लिखवा दूंगा। अभी हम बात करेंगे साइन कन्वेंशंस पे कि किस ड्यूरेशन के टाइम में आपको कैसे ट्रेवर्स करते टाइम साइन पॉजिटिव लेने हैं ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस के लिए और कब आपको साइन नेगेटिव लेने हैं। देखिए, E -R1 सेम करंट की डायरेक्शन में है तो -R2, अगेन करंट की डायरेक्शन में है तो -R3 इज इक्वल टू 0। क्या है?
देखिए इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I इंटू आर। ओम्स लॉ से इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I इंटू आर। इस ब्रांच का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I इंटू आर। और इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस जो इस बैटरी का ईएमएफ है, तो सिग्मा वी टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ऑफ अ लूप, या फिर टोटल की जगह हम लूप लिख देते हैं, वो ज्यादा बेटर है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लूप इज ऑलवेज बी जीरो। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लूप का हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। यह बताता है आपको KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसी फॉर्मेट में इसको लर्न करना है आपको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन एनी क्लोज लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच एलिमेंट ऑफ द लूप इज ऑलवेज बी जीरो। देख सकते हैं आप। इस लूप के बारे में दो चीजें, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लूप लॉ। इसे लूप लॉ भी कहा जाता है। और दिस लॉ is based on law of conservation of energy। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, बिकॉज ये पोटेंशियल जो है बेसिकली क्या है, एनर्जी तो है, अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये कंजर्वेशन एनर्जी पर बेस्ड है, दी गई एनर्जी बराबर ली गई एनर्जी, ठीक है। This law is based on law of conservation of energy and it is also called a loop law. Clear? Next हम देखते हैं, देखिए साइन कन्वेंशंस। यहां पर साइन कन्वेंशन, one can be travel in either direction। कहीं भी ट्रेवल की जा सकती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? कोई भी डायरेक्शन में ट्रेवल, आइदर डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। पहला, अगर आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रेवर्स कर रहे हों, नेगेटिव टर्मिनल से कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ। आ रही है बात समझ में? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर गाइस बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वो कैसे लिया जाएगा इक्वेशन में, पॉजिटिवली। कैसे लेंगे, पॉजिटिवली। क्लियर? सिमिलरली अगर आप बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की तरफ ट्रेवर्स कर रहे हों, नेगेटिव साइड की तरफ ट्रेवर्स कर रहे हों, तो यहां पर इस केस में बैटरी का पोटेंशियल जो है वो लिया जाता है नेगेटिव। बैटरी का पोटेंशियल लिया जाता है नेगेटिव। इज इट क्लियर? सिमिलरली थर्ड पॉइंट,
अगर हम किसी रेजिस्टेंस वाली ब्रांच को ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देखिए ये कोई ब्रांच है जिसका कुछ रेजिस्टेंस है और करंट की डायरेक्शन इधर ही है, और अगर हम इसी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो यहां पर I इंटू आर का प्रोडक्ट जो है वो आएगा नेगेटिव। I इंटू आर का प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव, माने पोटेंशियल डिफरेंस। इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिया जाएगा, नेगेटिव। फोर्थ रूल, अगर आप किसी अगेन रेजिस्टेंस वाली ब्रांच को ट्रेवर्स कर रहे हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट में आप चल रहे हैं, तो यहां पर I इंटू आर का प्रोडक्ट आपको कैसे लेना है, पॉजिटिव। I इंटू आर का प्रोडक्ट आपको लेना है गाइस पॉजिटिव। ये इसके साइन कन्वेंशंस हो जाते हैं, साइन कन्वेंशंस हो जाते हैं, देख लीजिए ये साइन कन्वेंशंस हो जाएंगे आपके, ठीक है। आप कब केवीएल किस तरह से आपको किसी लूप में अप्लाई करना है, उसके लिए इन साइन कन्वेंशंस का यूज करना बहुत जरूरी है। क्लियर, चलिए तो इस पर देखिए एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं हम। देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, यह आपका केवीएल हो जाता है, इसका एग्जाम्पल, determine the current in each branch। क्या कह रहा है, determine the current in each branch। देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से है, इस तरह से देखिए आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट। कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट है आपका, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक। इस तरह से आपके पास में क्वेश्चन आया था और पूछा जाता है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच, तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप सबसे पहले, ठीक है, अप्लाई करेंगे केसीएल। यहां से सपोज कीजिए करंट आ रही है जो कि होगी I1, तो यहां पर भी करंट I1 जाएगी क्योंकि ये नोड पॉइंट नहीं है, पॉइंट डी आपका नोड पॉइंट नहीं है। वहीं पर ऊपर भी एक बैटरी लगी हुई है, यहां से भी एक करंट आएगी, इसको हम नाम दे देते हैं I2। और C जो है आपका एक नोड पॉइंट है, तो इसको सॉल्व करने के टाइम सबसे पहले अप्लाई KCL एट नोड C। आपको दिख रहा है C एक केस नोड पॉइंट है क्योंकि 3 ब्रांचेस मिल रही है यहां पर आकर के, 3 ब्रांचेस अगर मिल रही है यहां पर आकर के, तो इन तीनों का जो सम होगा वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो C पर क्या हो जाएगा, यहां पर सपोज कर लेते हैं करंट है I3, इस तरह से। तो अब C पर अगर मैं अप्लाई करूं तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3। सबसे पहली इक्वेशन C नोड पॉइंट पर हमने क्या किया है, KCL अप्लाई किया है, और यही KCL अगर आप नोड A पर भी अप्लाई करते हैं तो भी सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। इनकमिंग करंट I3 है और आउटगोइंग I1 और I2 हो जाएगी आपकी, इस तरह से। क्लियर, सबसे पहले KCL अप्लाई कर लिया हमने। नाउ अब हम क्या करेंगे,
इन, देखिए यहां पर लूप कौन कौन से लिए जा सकते हैं, ए बी सी ए एक क्लोज लूप है, ए डी सी ए अगेन इट इज ऑल्सो क्लोज लूप, और ए बी सी डी पूरा ये जो है ये भी आपका एक क्लोज लूप है। यहां पर बेसिकली 3 क्लोज लूप बन रहे हैं आपके पास में। 3 में से आपको क्या करना है, कोई भी 2 क्लोज लूप आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी अननोन क्वांटिटीज आपको फाइंड करनी होगी उतने ही लूप्स की इक्वेशन आपको बनानी पड़ती है। यहां पर जितने अननोन क्वांटिटीज आपको कैलकुलेट करनी है गाइस, उतनी ही लूप्स की इक्वेशन यहां पर आपको फॉर्म करनी होगी। आइए देखिए कैसे करेंगे। इन लूप, मैंने एक लूप ले लिया ए बी सी ए बी सी ए बी सी एक लूप लिया। इस लूप में क्या करते हैं, अप्लाई, हम अप्लाई करते हैं के वी एल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ए डायरेक्शन से चलते हैं, इसी डायरेक्शन में इसको ट्रेवर्स करते हैं। तो देखिए ए से बी जब जाएंगे तो क्या हो रहा है, ए से बी तक जा रहे हैं तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो ये 2 पॉजिटिव में। उसके बाद में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई क्या है 2 इंटू आर कितना है 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1i2। और फिर ऊपर जाएंगे तो सेम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा -2i3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। केवीएल अप्लाई कर दिया मैंने, क्योंकि घूम के वापस कहां पहुंच गया, मैं ए पे पहुंच गया। सारे पोटेंशियल्स का सम करके मैंने इक्वल टू क्या कर दिया 0 कर दिया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं गाइज, i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 2। क्या लिखा जा सकता है क्या, जी हां बिल्कुल, i2 प्लस 2i3, i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 2। लूप से एक इक्वेशन आ गई मेरे पास। अच्छा, इसको सेकंड इक्वेशन देते हैं क्योंकि फर्स्ट हम दे चुके हैं। फ्रॉम इक्वेशन, चलो इसकी बात बाद में करेंगे। नाउ इन लूप, अब एक लूप और लेते हैं, ए डी सी ए, अप्लाई केवीएल, ए डी सी ए, एक ये वाला लूप ले लेते हैं, इसमें भी आप केवीएल अप्लाई करें, इसी डायरेक्शन में चलते हैं। आइए सेम डायरेक्शन में ट्रेवर्स करते हैं जैसे हमने ऊपर किया था, ठीक है। सेम डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे तो आप ए से अगर सी चलते हैं, सबसे पहले मैं डी से शुरू करूं, डी से शुरू करूं तो ये हो जाएगा -1, उसके बाद प्लस 2i3, उसके बाद प्लस 1i1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर गाइस? देखिए ये आप नेगेटिव हो जाएगा, ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, यहां करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस, यहां पर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस, इक्वल्स टू 0। तो आप इसे लिख सकते हैं गाइस 2i3 प्लस i1 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? तो आपके पास देखिए ये 2 इक्वेशन बनी है, क्लियर। और इन 2 इक्वेशन को और कैसे लिखा जा सकता है, पुटिंग वैल्यू ऑफ i3 फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 एंड 3, सेकंड और थर्ड में पुट कर दीजिए, ठीक है। सेकंड और थर्ड में पुट कर देंगे तो देखिए क्या बनेगा, आपकी इक्वेशन 2 जो है वो क्या बन जाती है, i2 प्लस 2i3, i3 की जगह क्या हो जाएगा, i3 की जगह क्या आ रहा है आपके पास, i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, i2 प्लस 2i2, तो 2i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 2। ये आपकी नई इक्वेशन बन जाती है। देखिए दोबारा से मैंने i3 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी ताकि i3 मेरा जो अननोन क्वांटिटी वाला फैक्टर है वो खत्म हो जाए। i3 i1 प्लस i2 के इक्वल ही है, तो 2i1 प्लस 2i2, 2i2 प्लस i2 कितना हो गया 3i2 प्लस 2i1। आई होप इट इज क्लियर। सिमिलरली क्या हो जाएगा,
आपकी जो थर्ड इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, 2i1 प्लस i2 प्लस i1 इज इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा, 2i1 प्लस 1, 3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5th। आई होप ये क्लियर है आपको। तो देखिए आपका जो i3 वेरिएबल था वो यहां से डिडक्ट हो गया। जब i3 वेरिएबल डिडक्ट हो गया तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 4 and 5 क्या हो जाएगा, 2i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 2, 3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करोगे आप। देखिए कोई भी एक वेरिएबल जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करें, इसको यहां पर मल्टीप्लाई करें 3 से, इससे यहां मल्टीप्लाई करें 3 से, इससे यहां मल्टीप्लाई करें 2 से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना है, यहां पर आपने पढ़ रखा है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या बन जाते हैं, देखिए इधर लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। कुछ इस तरह से ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगी आपकी, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6i1 प्लस 9i2 इज इक्वल टू 6। नीचे क्या हो जाएगा, 6i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। 9i2 माइनस 4i1 ये हो जाएगा आपका 5i2, और 6 माइनस 1 ये क्या रह जाएगा, 5। तो i2 की वैल्यू देखिए यहां से आपके पास में आ जाती है 5। क्लियर, i2 की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब इस i2 की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें तो यहां से सॉल्व करने पर आपको i2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 2 जा 10, 10 माइनस गया उस तरफ तो ये हो गया माइनस ऑफ 9, और अपॉन में 3 गया तो i1, सॉरी देखिए i1 क्या बार बार i1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए i2 की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करता हूं तो 5 3 जा 15, 15 उस तरफ चला गया तो क्या हो गया, 15 माइनस 2 आपका हो जाता है माइनस का 13, अपॉन में क्या हो जाता है 2। यही है, देख लीजिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है आपको, दैट्स इट। i1 क्या आ जाएगा आपके पास, इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, देखिए 3i1 प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया 3i1 क्लियर, और 5 2 जा 10 इक्वल्स टू 1, तो 3i1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 9, i1 हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 3 एम्पियर। कुछ इस तरह से आपके पास 5 एम्पियर और माइनस 3 एम्पियर वैल्यूज आ जाती हैं। क्लियर, ये आपके पास में क्या हो जाएंगी, करंट्स की वैल्यूज आ जाएंगी। इस तरह से देखिए क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं केवीएल और केसीएल के थ्रू, केवीएल और केसीएल के थ्रू।
तो यहां पर देखिए गाइस आपका केसीएल और केवीएल लॉस जो है वो यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज और उसकी एप्लीकेशंस का। क्लियर? व्हीटस्टोन ब्रिज एंड उसकी एप्लीकेशंस का। यहां आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है हमारी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बी एट योर होम, बी सेफ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जागृति क्लासेस के साथ अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।